हेलो, नमस्कार साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल डीजल इंजन थ्योरी 1985 में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने इस महामारी से जो भी हमारे गाइडलाइन है उनको फॉलो करते होंगे। तो जैसे अभी हर रोज़ के आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैं यही चाहूँगा कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और जो हमारा प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपकी ऑनलाइन स्टडी के लिए, और इसको ज़रूर देखें ताकि आपकी थ्योरी कहीं ना कहीं ये ज़रूर काम आएगी आपके एग्ज़ाम में, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए मैं हर बार अलग नया चैप्टर लेके आता हूँ, आपको पूर्णतः वो करवाने के बाद उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेके आता हूँ। तो मेरी हर बार आपसे एक ही बात रहती है कि आप उस लेसन को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो आज हमारा जो लेसन है, जो हमारा कल एंड हुआ था कि कल हमने पढ़ा इंजन असेंबली एंड डिसेंबलिंग, तो उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए कि असेंबलिंग में हमने क्या किया। असेंबलिंग में वो होता है जब किसी इंजन को बांधना होता है, और डिसेंबलिंग में किसी इंजन को खोलना या तोड़ना। तो उसके दौरान हमें उसके अंदरूनी बाहरी सभी जो सहायक है, चाहे वो जरूरी पार्ट्स है, सभी का हमें अध्ययन जरूरी होता है। तो जहाँ तक संभव हो पाया वो मैंने आपको करवाया। तो आज हम उसी टॉपिक के अंदर चलते हैं कि इंजन के मुख्य भाग। इंजन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं बात करें। पहले हम अपने चैप्टर का नाम लिखें, क्या? इंजन के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ एन इंजन। तो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं हमें पता है। इंजन में स्ट्रोक्स होती है, स्ट्रोकों को पूरा करने का काम पिस्टन करता है। पिस्टन अपनी पावर कनेक्टिंग रोड को देता है, और कनेक्टिंग रोड उस पावर को क्रैंक शाफ्ट पर ट्रांसमिट करती है, और क्रैंक शाफ्ट के बाद वह पावर हमारे फ्लाई व्हील को जाती है, और हम पावर व्हील फ्लाई व्हील को ऊर्जा स्टोरेज डिवाइस या ऊर्जा संग्रहण युक्ति भी कह देते हैं। ये हमारे होगी। इसी के साथ इंजन ब्लॉक, सिलेंडर, क्रैंक केस और ऑयल सम, ये कुछ इंजन के मुख्य भाग कहलाते हैं। अब आ जाती है सहायक भाग। कौन कौन से हुए सर? फिर सहायक भाग वो हुए जैसे इंजन वाल्व, जिसमें इसमें चलने वाली गाइड, लोक, स्प्रिंग, ऑयल पंप, ये कुछ इसमें सहायक भाग एसेसरी लगाए जाते हैं जो इनकी अलग अलग अपनी अपनी भूमिका होती है। तो आज हम सबसे पहले इंजन के मुख्य भागों की चर्चा करेंगे। तो यह इंजन के मुख्य भागों में सबसे पहले हमें पता है कि हमारा अगर कहीं वर्गीकरण किया जाए, अगर हमें कहीं से शुरुआत की जाए तो कहाँ से करेंगे? हम ऊपर से चलेंगे। हमारे ऊपर क्या है? हेड है। तो हम चलते हैं हेड से। क्या? सिलेंडर, CYLIN, सिलेंडर हेड। अब हम बात करें सिलेंडर हेड की। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा कि सिर्फ आज हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक सिलेंडर हेड और उसके बाद सिलेंडर लाइनर। उसके बाद हर रोज दो दो तीन तीन जैसे भी 15-20 मिनट में क्लास कंप्लीट होती है उतना ही करवाएंगे। तो सिलेंडर हेड क्या होता है? इंजन का सबसे ऊपरी भाग, जिसमें हमारे वाल्व व्यवस्था के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट में अगर साइड वाल्व व्यवस्था है तो वाल्व हमारे कहाँ होंगे? सिलेंडर ब्लॉक में विस्थापित होंगे। अगर ओवरहेड वाल्व व्यवस्था है तो उसमें हमारे वाल्व सिलेंडर हेड में लगे होंगे। तो सिलेंडर हेड में क्या क्या लगा होता है? वाल्व, वाटर जैकेट, कूलिंग सिस्टम, और जो भी हमें यंत्रावलियां हैं वो हम सिलेंडर हेड में लगाते हैं। तो सिलेंडर हेड को सबसे ऊपरा भाग हमारा कहलाता है सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड की सबसे पहले हम देखें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं बनावट। अब हमें पता है सिलेंडर हेड किससे बना होता है। हम मानते हैं सिलेंडर हम बनाते हैं, एक तो ग्रे कास्ट आयरन, और दूसरा सिलेंडर हेड बना देते हैं हमने एल्यूमिनियम एलॉय। ग्रे कास्ट आयरन में लगभग 90% आयरन होता है, बाकी कुछ मिश्रित धातु होती है, और एल्यूमिनियम एलॉय में 91% एल्यूमिनियम, 2% टिन और
7% कॉपर मिला होता है। इन चीजों को मिला करके हम ये बना लेते हैं। अब प्रश्न कई बार पूछा गया कि सिलेंडर हेड किस डलाई के द्वारा बनाया जाता है, तो सीधा का सीधा उत्तर आएगा यह कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है। बहुत से प्रश्न पूछ लिए गए लाइनर किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो सिलेंडर हेड आपको याद रखना है कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। अब सिलेंडर हेड कितने प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि आपने सिर्फ सिलेंडर हेड सुना है, किताब में आपके नहीं लिखा है। सिलेंडर हेड के प्रकार हम यहां इसको दो भागों में बांट लें। नंबर 1 शॉर्ट हाइट और नंबर 2 लॉन्ग हाइट। अब आप कहोगे सर ये शॉर्ट हाइट और लॉन्ग हाइट कहाँ काम आते हैं, कैसे? अब यहाँ देखिए, ये आपने लिख लिया होगा, कोई चीज और लिखने वाले लिख लिया करो, बाकी किताब में आपके सब कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ ये देखिए एक सिलेंडर हेड की बनावट अपने बना ले। इस तरह से कि यहाँ वाल्व लगाने के लिए, पुश रॉड निकालने के लिए, एग्जॉस्ट और इनलेट मैनिफोल्ड लगाने के लिए, या कुछ वाटर जैकेट गैलरी बना देते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ करवा के गया था जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LIFT। थोड़ी देर पहले बात करके गया मैं साइड वाला व्यवस्था और ओवरहेड वाला व्यवस्था। तो अब हमें पता है कि आई व्यवस्था को अपने ओवरहेड व्यवस्था भी कह देते हैं, और ओवरहेड व्यवस्था में दोनों वाल्व लगते हैं, कहाँ? सिलेंडर हेड में। तो सिलेंडर हेड में जब अपने वाल्व लगाते हैं तो वाल्व के लिए जितना लंबा वाल्व हुआ उतना हमें हेड की आवश्यकता होती है। तो यहां से जैसे मैंने वाल्व को पास किया, वाल्व की मेरी लंबाई ये है, मान लेते हैं हमारी वाल्व की लेंथ ये है, तो हमें कम से कम इसकी ऊंचाई तक हमें हेड को बनाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं मेरे पास व्यवस्था कौन सी है, एल व्यवस्था है। तो एल व्यवस्था में क्या होता है, दोनों वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में लगते हैं। तो हेड में क्या लगेगा, हेड में सिर्फ हमारे लिए जो व्यवस्था इंजेक्टर की या स्पार्क प्लग की गई है वह है, और जो कूलिंग सिस्टम है वही लगेगा। तो हमें वाल्व के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करना। तो इसलिए शॉर्ट हेड वहां काम में आएंगे जहां वाल्व व्यवस्था सिलेंडर हेड में न की गई हो, और लॉन्ग हेड वहां काम आएंगे जहां पर सिलेंडर जो वाल्व होते हैं सिलेंडर हेड में लगे होते हैं। आगे हमारे पास आता है सिलेंडर हेड के बाद अपने पढ़ेंगे लाइनर। सिलेंडर हेड के बाद अपने पढ़ते हैं ब्लॉक, इंजन ब्लॉक। क्रैंककेस। इंजन ब्लॉक देखें तो इंजन ब्लॉक वह मुख्य भाग है जिसमें इंजन के सभी छोटे मोटे अवयव उसमें फिट किए जाते हैं। तो यह ज्यादातर हमें पता है ग्रे कास्ट आयरन का और एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम का बनाना हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम से वजन कम हो जाता है। जैसे हम एक ग्रे कास्ट आयरन का बनाते हैं और एक एल्यूमिनियम का बनाते हैं तो उसका लगभग 3 गुना भार उसका कम हो जाता है। दूसरा, एल्यूमिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसमें स्थानांतरण की दर होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा कूल चलते हैं, बल्कि इतनी उसकी नहीं हो पाती। तो हम यहाँ प्रश्न लिया जाए कि ये इंजन ब्लॉक किसके बनाए जा सकते हैं, तो हमें पता है कि ज्यादातर एल्यूमिनियम के, मिश्रित एल्यूमिनियम के, और नहीं तो ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अब बात की जाए क्या इसी के कोई प्रकार होते हैं, इसके हम 2 प्रकार बना लेते हैं। नंबर 1 मोनोब्लॉक, और नंबर 2 अलग अलग सिलेंडर कास्टिंग।
अलग अलग सिलेंडर कास्टिंग। तो इन दोनों में क्या फर्क है, अभी मैं एक आपको उदाहरण देके बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक ही इंजन है, सीधा ऐसा बना लेते हैं, ये नीचे सब बना लेते हैं, ऊपर हमने ये खेड बना दिया। यहां एक इंजन बनाता हूं मैं, इन दोनों में कुछ अंतर है, ध्यान से देखना। जो ये है ये मोनोब्लॉक है, मतलब कि ऊपर से यहां से लेकर के जहां हम सिलेंडर ऐड कसेंगे यहां से लेकर के नीचे तक एकल ढलाई। इनमें एक चीज रहता है, इनमें वाइब्रेशन कम होता है क्योंकि सिंगल कास्टिंग होती है, बीच में नटबोल्ट कहीं नहीं होते। यहाँ देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कास्टिंग हुई, फिर ये कास्टिंग हुई, नीचे हमने लगा दिया ऑयल पेन या ऑयल सम। इसको बोलेंगे अलग अलग सिलेंडर कास्टिंग वाला, इसको बोलेंगे अपने मोनोब्लॉक। चलो इसके बाद एक सिंपल सी चीज पढ़ते हैं जिसे अपने बोलते हैं लाइनर। और लाइनर कहाँ फिट होता है ये भी आप सबको पता है, कहाँ होता है जी बताओ, कोई कमेंट करके बताएगा मेरे को। चलो यहाँ देखते हैं कि हमें पता है ये सिलेंडर, और सिलेंडर में क्या चलता है जी हमारा पिस्टन। क्या चलता है, पिस्टन चलता है जी। पिस्टन के चलने से, पिस्टन चलता किसमें है हमें पता है, पिस्टन किसमें चलता है, लाइनर में। लाइनर को अपने क्या बोलते हैं, स्लीव। तो स्लीव किस चीज की बनाई जाती है, यह ज्यादातर आपने देखा होगा जहां एल्यूमिनियम एलॉय का जो हमारा ब्लॉक बना होता है तो उसमें सीधा हम कास्ट आयरन का स्लीव लगा देते हैं। और कास्ट आयरन का जहां हमारे पास ब्लॉक हो, पिस्टन हमारा एल्यूमिनियम का होगा, तो हम पहले बार उसकी सरफेस फिनिश करके हम उसको क्या कर लेते हैं, उसमें हम डायरेक्ट पिस्टन अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद जब दोबारा हम उसको रिबोर करवाते हैं तो हम दोबारा रिबोरिंग उसको नहीं करवा सकते, क्योंकि ज़्यादा बोर करवाने के बाद उसकी दीवारें पतली हो जाएगी और फायरिंग स्ट्रोक का जो थ्रस्ट है वो सहन नहीं कर पाता। इसलिए हम उसमें फिर लाइनर लगा देते हैं। और लाइनर होता है, उस लाइनर की बनावट कैसी होती है हम ये देख पाएंगे। ये देखो एक खोखली सी चीज़, बिल्कुल जो घरों में भी आपके कई बार पुरानी ला करके हम कोई काम में ले लेते हैं, इस तरह का लाइनर होता है। इसी में गोलाकार करते हम पिस्टन चला लेते हैं। तो लाइनर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे ड्राई लाइनर, और नंबर 2 वेट लाइनर, मतलब कि सूखे लाइनर और गीले लाइनर। अब सूखे और गीले कौन से, अब वो देखो हमने कूलिंग पद्धति आगे पढ़नी है, फिर भी सबको पता है कुछ इंजन हवा से ठंडे होते हैं और कुछ किससे होते हैं, पानी से। तो जो हवा से ठंडे होते हैं उसमें सूखे लाइनर डलते हैं, और जो पानी से ठंडे होते हैं उसमें गीले लाइनर। अब इनका अंतर कर लें कि गीले लाइनर और सूखे लाइनर में अंतर क्या क्या हो सकते हैं सर। तो यहाँ देखें कि एक लाइनर मैं यहाँ बनाता हूँ, इस तरह से फ्रंट क्रॉस सेक्शन बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपने सभी ने ड्राइंग की है। तो ये बाहर वाली जो संरचना है आपकी, ये हमारी किसकी है, सिलेंडर की। ये क्या है, हमारा सिलेंडर। हमने यहाँ लाइनर लगा दिया जी, ये लो। हमने ये क्या कर दिया, ये लगा दिया लाइनर। जो सीधी रेखों वाला है ये हमारा है लाइनर। तो ये आप अंदाजा लगा के बताओ मेरे को हम कौन सा लाइनर बना रहे हैं, कोई बताएगा, ध्यान से देखो कौन सा लाइनर होना चाहिए। इसी तरह की दूसरी संरचना बनाते हैं अपने, किताब से मिलान कर लेना, कोई त्रुटि हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम वीडियो आप एंड तक देखा करो, ताकि उसमें जो कुछ भी हो आप मेरे को पता लगे कुछ गलतियाँ हुई है या नहीं हुई, या बच्चों के क्या कमेंट आ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो लाइनर लगाएंगे ये कुछ इस तरह से होगा। अब आप समझ जाओगे, थोड़ा सा इसको अपने क्लियर करेंगे इन दोनों में ये अंतर क्यों दिया गया। ये देखो, अब इसका अंतर लिखे कि इसकी ये क्या होती है, फ्लेंज होती है। क्या होती है, फ्लेंज।
और ये भी इसकी क्या है, तो यहाँ लिख दें इसके एक सिरे पर फ्लैंज होती है, किसके, ड्राई की, ये लिख लें अपने ड्राई या सूखा। इसके एक सिरे पर फ्लैंज होती है, इसके दोनों सिरों पर फ्लैंज होती है। इसको लगाने से पहले बाहरी सतह फिनिश या चिकनी की जाती है, क्योंकि इसको लगाने से पहले बाहरी सतह फिनिश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी मोटाई 1.5 mm से 3 mm तक होती है, और इसकी मोटाई कितनी होती है, 1.5 to 6 mm। ये सीधे पानी के संपर्क में नहीं रहते, तो ये क्या रहेंगे, सीधे पानी के संपर्क में रहते हैं। तो अब कुछ बातें हमने इसकी कर ली। अब लगाने में कुछ अंतर होता है। जैसे हम ड्राई लाइनर लगाते हैं, इसका आज पूरा ही कर लेते हैं, इतना लाइनर तक ही पढ़ेंगे। ड्राई लाइनर को लगाने से पहले इस सिलेंडर की अंदर में रिबोरिंग किया जाता है। बोरिंग करने के बाद इसका साइज बढ़ा लिया जाता है। बढ़ाने के बाद उसी साइज का एक लाइनर लाया जाता है। जैसे कि मेरे 50 mm का बोर है, तो मैं 50 mm का ही लाइनर लेके आऊँगा। अभी आपके एक लेसन आने वाला है, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। उसमें हम फिट के प्रकार पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन, क्लियरेंस और इंटरफेरेंस। तो यहाँ इंटरफेरेंस फिट होती है जिसमें दोनों का लगभग आकार समान होता है। अब हमें पता है कि दो चीज एक समान हो तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, सिलेंडर को किसी तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और इस लाइनर को किसी 0 तापमान से नीचे तक ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर इसमें कुछ पॉइंट mm में सिकुड़न पैदा होती है। इसको गर्म करने से कुछ पॉइंट mm क्या होती है, वृद्धि होती है। इन दोनों के तापमान में जब वृद्धि होगी और एक में कमी होगी तो इसमें कुछ अंतर बन जाएगा, तो इनके साइज में कुछ अंतर आ जाएगा। ये 50.02 mm हो गया और ये क्या हो जाएगा, 48.98। तो दोनों के बीच में अंतर आ गया 0.4। इतना अंतर आ जाने के इसको प्रेस करके फिट कर लिया जाता है। जैसे हम प्रेस करके फिट करते हैं तो कुछ इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ आंतरिक विरूपण पैदा हो जाता है, जिसे बाद में रीबोरिंग करके हटा दिया जाता है। तो ऐसी फिटिंग जैसे ये फिट हो जाएंगे तो दोनों का उष्मांतरण होगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर होने से क्या होगा, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो इस तरह से प्रदर्शित होंगे जैसे कि ये भाग एक मैचिंग पार्टी है, अलग से फिट नहीं किया गया। बल्कि अब इसमें बात की जाए, जो गीला हमारा लाइनर है इसको फिट करने से पूर्व बाहरी सतह को फिनिश नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाहरी सतह के संपर्क में तो क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो इसकी अंदरूनी सरफेस पहले ही फिनिश कर ली जाती है, जो कि बाद में फिनिश करते हैं। तो इसके दोनों सिरों पर मैंने कहा था 2 फ्लेंज होती है और दोनों फ्लेंजों पर रबड़िंग लगाई जाती है। इस पर कोई रबड़िंग नहीं लगाई जाती। इस पर रबड़िंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका जो ये सरफेस है यहाँ पर ये पानी रहता है। क्या रहता है, यहाँ पर पानी रहता है। अगर ये पानी इस फ्लेंज में अगर हम रबड़िंग नहीं लगाए तो ये पानी कहाँ चला जाएगा, संप में, और ऊपर हेड में पार्ट्स को खराब कर देगा। अब बात करते हैं अपने लाइनर को हमने पढ़ लिया, लाइनर के प्रकार पढ़ लिए, फिटिंग भी हमने पढ़ ली। तो एक प्रश्न आया कि पीछे मैंने बताया था आपको कि सिलेंडर हेड किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो सीधा कास्टिंग के द्वारा। थोड़ा सा बनाना कठिन होता है क्योंकि सिलेंडर हेड में बहुत सी चीजें होती है, वाल्व होता है, पानी के लिए व्यवस्था होती है, ऐसी बहुत सी चीजें बनाई जाती है जिसके लिए इसको बनाना कठिन होता है। पर बनाए किससे जाते हैं, कास्टिंग से। यहां बनाएंगे, इसको लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। ये प्रश्न आया हुआ है आपके, कई बार आ गया। इसे बोलते हैं अपकेंद्री ढलाई। अपकेंद्री ढलाई के द्वारा इनको निर्मित किया जाता है। इसे आप नोट कर लेना, ये आपको किताब में शायद मिले। अब पढ़ते हैं ये लाइनर में क्या कुछ नुकसान होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लाइनर की घिसावट। आज जो पढ़ेंगे उतना कंप्लीट करते चलेंगे। यहां लिखेंगे सलीम या लाइनर की वियर या घिसावट। तो हमें पता है, हम पहले कुछ डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। मेरे पास एक पिस्टन राजी, क्या है मेरे पास, एक पिस्टन। ये लो जी, हमने बना लिया, क्या बना लिया, पिस्टन। अब इसमें 2 प्रकार की घिसावट होती है, वो पहले देख लें। एक होती है ओवल, एक होती है पेपर। इसे बोलते हैं अंडाकार, इसे बोलते हैं
गिलास नुमा। अब दोनों को हम क्लियर कर लें कि जब हमें पता है कि जब फायरिंग स्ट्रोक में ऊपर से दहन होता है तो जैसे ज्वाला या विस्फोट होता है कि ऊपर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे ही तापमान ज्यादा हुआ, पिस्टन का संपर्क बाहरी दीवारों से, किसकी दीवारों से, लाइनर से। तो जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा इस तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि एरिया उसका बढ़ गया, तापमान कम हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो घिसावट होती है ऊपर वाले सिरे में होती है। तो ये सिरा घिस करके कुछ ऐसा बढ़ जाता है, ऐसा। तो इसलिए इसको कहते हैं टेपर घिसावट या गिलास नुमा। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ओवल, अंडाकार। अंडाकार में कुछ शेप बन जाती है ऐसे, यहां से कुछ डाया इसका बढ़ जाता है। तो आप पूछोगे सर ये कहां से बढ़ा। अब हमें पता है कनेक्टिंग रोड क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है, इसे क्रैंक शाफ्ट से। तो हमें पता है कनेक्टिंग रोड इस तरह से जाके वापस इस तरह से थ्रस्ट लेती है। तो एक बार जाते वक्त इधर टकराएगी तो आते वक्त इस दीवार से यहां टकराएगी। तो ये गर्मी के कारण पार्ट गर्म होते हैं, तो जैसे ही जाएगी तो यहां से टकराएगी। तो कुछ टाइम ऐसा आएगा जहां से ये भाग कुछ ऐसा घिस करके ऐसा हो जाएगा। तो इसकी बनावट कुछ ऐसे बन जाएगी। तो हम इस घिसावट को नाम देते हैं ओवल या अंडाकार। तो आप जो मैंने आज चीज कराई है इसे आज अपनी नोटबुक में जो आपके पास किताबें हैं उन किताबों में पढ़ोगे, मिलान करोगे। कुछ गलती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओगे। और कल हम अभी कुछ हो सकता है 5-7 क्लासें इसी लेसन के लिए जाए, क्योंकि हमें इंजन के जितने भी पार्ट हैं उनके प्रकार, उनके बनाव, हर चीज हमने पढ़नी है। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।